बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपना आज का न्यू नावल। तो इसकी चल रही है किस्त नंबर 1। बेजान इतने खतरनाक मौसम में कौन आ गया है यहाँ तक। नौजवान लड़के लड़कियां हैं, तूफान की वजह से पनाह चाहते हैं। आपके वालिदा ने इन्हें गेस्ट हाउस में सुबह तक के लिए ठहरने की इजाज़त दे दी है। वालिदा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप नहीं जानती। जरगाम भाई जान को इंसानों को यहाँ आना कतई पसंद नहीं, और वालिदा ने इन्हें सुबह तक यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है। आर्या ने फिक्रमंदी से अपने सामने खड़ी उधर उम्र औरत को देखा जो बचपन से इस विला की मुलाजमा है। आप फिक्र बजा है, लेकिन मैं इन्हें मना नहीं करने की जरूरत नहीं कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, आप चाहें तो जरगाम साहब के आने से कबल इन्हें यहाँ से भिजवा दें। वादब खड़ी वो औरत इसे मशवरा देने लगी, जबकि आर्य को इसका मशवरा एक आंख नहीं पाया। भी जाना भूल रहे हैं, यहाँ 5 खानदान रिहाइश पजीर हैं। अब तक सबको मालूम हो चुका होगा कि जरगाम विला में बिन बुलाए मेहमानों की आमद हो चुकी है। फिर आप क्या करना चाहिए। भी जान ने आर्य को देखा जो दाएं तरफ देख रही थी। भी जान की बात पर सर हिलाती हुई आवाज विला के हाउस में गूंजी, इंतजार। वाह कितना खूबसूरत घर है इस औरत का, काश ये मेरा होता। मैं बस हसरत से सारे गेस्ट हाउस को देखकर चहकी, जबकि इसके साथ आई 3 लड़के और 2 लड़कियां जो अपने सामान को देख रहे थे। इसकी बात सुनकर सर झटक कर दोबारा अपने कामों में लग गए थे। हारून और आरफ, तुम दोनों का क्या हाल है। यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करने से बेहतर नहीं कि 3 दिन हम इस हसीन जगह में गुजारें। हारिस ने आंख मारकर मशवरा दिया। गुड आइडिया, वैसे भी हमारे पास पैसे हैं, हम आराम से अपने घर जा सकते हैं, माहम ने बरजोश लहजे में कहा। सबको हारिस का आइडिया पसंद आया था, सवाए जारा के, जो इनके साथ बस से उतरकर चल पड़ी थी। रह रहकर इसे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। मेवश और माहम की बातों में आ गई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। शुक्र करो आंटी ने हमें कल तक के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी, वरना जाने हम लोगों का इस तूफानी रात में क्या होता। चश्मे को शहादत की उंगली से ठीक करती वो जल्दी से बोली, जबकि 5 मुंह खोले इसे देखने लगे, जो आज इतनी बात खुद से कर रही थी। वरना जारा अहमद जरूर से ज्यादा बोलना गुनाह समझती थी। इससे कबल के इनमें से कोई भी कुछ बोलता, लकड़ी का मजबूत बड़ा सा दरवाजा एकदम बज। सब साथ खड़े बिना पलक झपकाए सामने खड़ी दराज कद लड़की को देख रहे थे, जो अपनी शहद रंग आंखों से इन सब का जायजा ले रही थी। आप सब कहाँ से जा रहे थे। आर्या ने नरम लहजे में हारून की तरफ देखकर पूछा। हम लोग यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक पॉइंट पे आए थे, लेकिन हम फंस चुके हैं, वो भी यहाँ। हारून के बोलने से पहले ही हारिस के उठा। आर्या ने गुस्से से भरी नजर इस पर डाली। हारिस का बीच में बोलने से नागवार गुजरा। ठीक है, कल तक आप सबको बाहिफाजत यहाँ से भेज दिया जाएगा। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, दीवार पर इंटरकॉम लगे हैं, इससे जहमी दीजिएगा। वेला में रात के पहर घूमना सख्ती से मना है। आर्या सांस खींचती अपनी बात मुकम्मल करके हारिस के करीब गई। बीच में बोलने की आदत आपकी इंतहाई खराब है। आर्या छुपती नजरों से कहती पलट गई, जबकि हारिस के हाथ पांव ठंडे पर हो गए थे। अंधेरे में डूबा सरगाम वेला में अपनी पूरी शान से खड़ा था। खूबसूरत सा बड़ा स्याह रंग का बैरूनी गेट बिना आवाज के खुलता चला गया। जन से गेट से अंदर दाखिल होती वो स्याह चमचमाती गाड़ी स्याह से पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर बैठा सरगाम तेजी से गाड़ी से निकला। 6 फुट 3 इंच का कसरती जिस्म, सर हुआ सफेद रंगत, हल्की हल्की शहद रंग आंखों में गुस्सा भरा था। आते ही सबसे पहले एहसास जो से बड़ी शिद्दत से हुआ वो इंसानों का इसके घर में होने का था। ऐसा नहीं था कि वो इंसानों से दूर भागता था, वो तो इंसानों की दुनिया में बिजनेस टेक्यून की हैसियत से मशहूर था। वहाँ लड़कियों के लिए मगरूर शहजादा जैसे इनसे कोई वास्ता नहीं था। वो अपनी दुनिया में खुश था। सरगाम गुस्से से आर्य के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जब किसी नाजुक वजूद से जोर से टकर गया। ज़ारा खामोशी से बैठी इन सब की बातें करता देख रही थी, जिन्हें इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। ज़ारा बोर होती खामोशी से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इस वक्त वो तन्हाई चाहती थी। दूसरी तरफ किसी ने भी इसे बाहर निकले पड़ते हुए नहीं देखा था। अम्मी को अगर मालूम हो गया मैं यहाँ हूँ तो कभी मुझे दोबारा इजाज़त नहीं देंगी। उफ़ो ज़ारा, तुम कहाँ आ गई हो। ज़ारा बड़बड़ाती हाल में आकर इधर उधर देखती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जब किसी से ज़ोर से टकराई। वो जो भी था बहुत ही मजबूत जिसामत का मालिक था। ज़ारा का सर घूम कर एक आंखों से चश्मा उतर कर सर को दबाती हुई आंखों को सख्ती से बंद की हुई थी, जबकि सामने खड़ा सरगाम इस नाजुक सी लड़की को देखा सारा गुस्सा भूल गया। आपको इससे कबल ज़ारा कुछ कहती सरगाम को देखकर पल भर कर ही थम गई। माफ़ कीजिएगा सरगाम साहब, आपकी वालदा बीजान तेजी से घबराती हुई दोनों के करीब
आकर बोली। जब सरगम ने हाथ उठाकर रोका, आप जाने के कहते हुए सामने खड़ी लड़की को देखने लगा जो आंखों पर चश्मा लगाती अंगुलियां मरोड़ रही थी। वो जो भी था इंतहाई हैंडसम था। सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। ज़ारा हिम्मत करती रबों पर ज़बान फेरती घबराकर इसे बोली। नाम क्या है तुम्हारा? सरगम इसकी बात नज़रअंदाज करता गहरी नज़र से देखते हुए पूछने लगा। ज़ारा ने घबराकर इसे अपना नाम बताया। अब ऐसे सामने खड़े शख्स से खौफ महसूस हो रहा था। मैं चलती हूँ ज़ारा इसे कुछ भी बोलने का मौका दे बगैर तेजी से भागी। सरगम भाई जान, हमारी कोई गलती नहीं। आर्या सर झुकाकर बोलती, एकदम पीछे से हुई थी। तुम जानती हो यहाँ आज तक कोई इंसान नहीं रहा, फिर इतनी संगीन गलती कैसे होगी आर्या? सरगम संजीदगी से कहता, इसका हाथ पकड़ चुका था। आर्या ने लड़स कर अपने भाई को देखा। हमारी गलती नहीं है सरगम भाई जान, हमें तो बहुत देर में खबर हुई। तुम्हें लगता है सुबह होने तक कोई जिंदा बचेगा? मैं इंसानों को यहाँ आना तभी पसंद नहीं करता। सरगम ने कहते साथ ही इसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। आर्या कहा कहेगी, हम इनकी हिफाजत करेंगे। हमने इन्हें सख्ती से भी मना किया है कि वो बाहर ना निकले, लेकिन वो लड़की आपसे टकर गई। आर्या की बात पर सरगम को ज़ारा का ख्याल आया। जाकर सबको खबर दो, ये अब मेरे मेहमान हैं, कोई भी शरारत न करे वरना अंजाम के ज़िम्मेदार खुद होंगे। हाथ जोड़कर हुक्म देता हुआ आर्या को हैरान कर गया। ये पहली बार था कि सरगम ने यूँ सबसे बचाने के लिए इसे हुक्म दिया था। तुम कहाँ गई थी? माहम ने हैरान होकर ज़ारा को अंदर आते देखकर इस्तफार किया। माहम की बात पर सब ने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे प्यास लगी थी, रूम फ्रिज भी यहीं तो है, फिर जाने की क्या जरूरत थी? सुना नहीं था वो लड़की क्या कह के गई थी? महविश ने नाच चढ़ाकर कहा। इसे आर्या का सहारस को झड़कना अच्छा नहीं लगा था। मुझे दिखा नहीं। ज़ारा बहाना करती कमरे की तरफ बढ़ गई। चश्मिश जो है, वैसे इस कार्टून को साथ लाना ही नहीं चाहिए था। माहूम ने नाक चढ़ाकर कमरे में जाते देखा। खूबसूरत बुला कहती तो मैं तुमसे इत्तेफाक कर लेता। क्यों हारून? आरिफ ने मानी हेज मुस्कुराहट से हारून को देखा। वो जानता था जब से ज़ारा इन लोगों के साथ है, हारून की नज़रें भटक कर इसी के चेहरे की तरफ उठ रही हैं। शट अप आरिफ, बकवास मत करो। माहम नज़र रखो। हारून के उठ खड़ा हुआ, जबकि माहम मशकूक नज़रों से आरिफ को देख रही थी। तेज से उठती वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। पसीने से शराबू अपने इर्द देखने लगी। जब इसे लगा कि कमरे के कोने में रखी डाइनिंग चेयर पर कोई बैठा हल्के हल्के चेयर को आगे पीछे कर रहा है, जबकि इसकी नज़र ज़ारा के वजूद के आर पार हो रही थी कि कौन है। ज़ारा ने अटक कर कहते साथ तकिया अपना चश्मा उठाकर कांपते हाथों से लगाया। आज शायद मेरा वहम था। चश्मा पहनते ही कोई भी कोने में रखी डाइनिंग चेयर खाली देखकर बड़बड़ाकर ज़ारा दोबारा लेकर करवट बदल गई, जबकि डाइनिंग चेयर एक बार फिर हल्के हल्के आगे पीछे होने लगी। अबे कहाँ जा रहा है? आरिफ ने घबराकर हारून दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर सरगोशी की। शी, अभी मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को देखा है कि क्या बताऊं। तो विचार मिलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? मरवाएगा? किसी को भी पता चला ना धक्के मार के इसी वक्त बाहर कर देंगे। आरिफ ने घबराकर इधर उधर देखते हुए उसे झटका। अरे इतना बड़ा महल है, कोई नहीं देख रहा? आरिफ ने मस्ती से दोनों बाजुओं को फैलाकर इतराफ में देकर कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्या की तेज आवाज पर वो जो बोले जा रहा था एकदम करंट खाकर क्या झटके से घूमकर देखा। जी हाँ, आर्या परसुन खड़ी आंखों में गुस्सा भरे से घूर रही थी। हारिस की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। आरिफ शायद उसे देखते ही भाग गया था। वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो सब सो गए हैं। मैं हारिस थूक निकलता लड़खड़ाती आवाज से बोल रहा था जब आर्या एक कदम आगे बढ़कर इसकी तरफ झुकी। हारिस की ज़बान एकदम दानों से चिपक कर रहेगी। इसे अब महसूस हुआ था सामने खड़ी हसीना इससे 2 फुट लंबी है। हम जरहान भाईजान से कहा था हम आप सबकी हिफाजत करेंगे, लेकिन हमें अफसोस हुआ कि आपकी गंदी नीयत जानकर। हमारी अपनी इज्जत है, जैसे इंसानी दुनिया में एक दूसरे इंसानों को अपनी इज्जत की होती है। ये शी बीच में बोलने वाली सख्त नापसंद है हमें। हारिस एक से हांकों की तरफ देख रहा जब इसकी बात बिल्कुल भी समझ ना आ रही थी। आर्यन ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए अपने हाथ इसके दिल के मुकाम पर रखा। हारत हमवाज इसे देखा जा रहा था, जिसने खूबसूरती सी मुस्कुराहट से इसे देखा। फिर देखते ही देखते सामने खड़ी वो खूबसूरत लड़की गायब हो गई। साथ ही हारिस कटी पतंग की तरह कालीन पर गिरते ही साख्त हो गया। ये आपने क्या कर दिया? सरगम साहब आपको इसकी सजा दे सकते हैं। भी जान झुक कर इसे छू कर पेशानी से बोली। हमें मंजूर है। ये हमारी बहन को देखकर गल नीयत से जा रहा था, जो हमें कतई मंजूर नहीं था। हमने तो कुछ भी नहीं किया। गंदी जहानत के लोगों के दिल कमजोर होते हैं। तभी खौफ से खुद खत्म हो गया। आर्या हारिस को नफरत से देखकर कहती आगे बढ़ने लगी। जब भी जान की बात पर पलट कर देखा अलमिया फिर खुद दोनों को खत्म कर देती, लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी रही। आर्या कहकर रुकी नहीं।
वो नोहा यार कितनी डरपोक हो तुम। मेविश ने माहम के उछलने पर हंसते हुए इसका मजाक बनाया। बहुत बेहुदा किस्म की लड़की हो तुम, पहले ही मुझे यहाँ खौफा रहे वक्त तुम्हारे दिमाग तो ठीक इतनी रोमांटिक जगह को तुम खौफनाक के रही हो। यहाँ तो एक यादगार कैंडल लाइट डेट हो सकती है। मेविश ने लोफराना अंदाज में आंख मारते हुए राजदारी से कहा। महन ने इसकी बात पर गौर कर इसके करने पर चेस्ट लगाई। फजूल ही बोलना, पता नहीं हारिस ने तुम्हें प्रपोज कैसे कर लिया। माहम चढ़कर बेड पर जाकर नींदराज हुई। इससे कबल मेविश खुद की तारीफ में जमीन आसमान एक करती लकड़ी का भारी दरवाजा बज उठा। इस वक्त कौन आ गया? हाय, लगता है हारिस की मेरी याद सता रही। माहम को अतरा कर जवाब देती जैसे ही इस दरवाजा खोला आरिफ हारून के साथ जारा, जिसे कच्ची नींद से जगाया गया था, मेविश को देखती ही इस पर से लिपट कर रोने। क्या हुआ चश्मिश, क्या हुआ तुम लोगों को? मेविश ने तेवरे चढ़ाकर जारा के गए हसार करते इन दोनों को घूरा। हमने कुछ नहीं किया, वो हारिस हारून कहते कहते होंठ बीच गया। सब जानते थे मेविश और हारिस दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या हुआ हारिस का? जारा क्या हुआ? मेविश ने से खुद से अलग करते हुए घबराते हुए जमा हमें अपनी जगह से उठकर इनके करीब आ गई। जब हारून ने जबरदस्त से हारिस के मतलब बताना शुरू। हारिस पता नहीं कब गेट हाउस से निकल कर बैक डोर से बाहर गया, हमें पता ही नहीं चला। काश मुझे पता चल जाता तो मैं कभी इसे जाने नहीं देता। गॉड डैम इट हारून, जल्दी बताओ वो कहाँ है सब। हमें जब मालूम हुआ तो हम पिछली तरफ गए, वहाँ कोई जानवर इस बेजान वजूद को आधा खा चुका था। चौकीदार ने बरवक्त खबर देकर दी, वरना शायद हम कभी जान ही न पाते। हारून के ठहर ठहर कर बताते पर मेवश और माहूम की आंखें बेचैनी से फैलेगी। रात के दूसरे पैर सरगाम विला और रोशनी से नहा गया। जरहाम गुस्से से अपनी बारी आवाज में जंगल रहा था। सब घेरा बनाकर हाथ बांधकर खड़े थे। वो इन सब जिन्नों के सरदार का इकलौता बेटा था। इसके बाप के बाद अब वो इन सब का सरदार था। जिन्नों में वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। आर्या इसकी एक ही बहन थी, जबकि सब रिश्तेदार जिनमें एक दो खानदान के अलावा दुश्मन थे। जरहाम और आर्या बखूबी जानते थे आप सब जा सकते हैं, आप भी जान दो मुलाजमों को इनकी निगरानी में रखें। जब तक सुबह नहीं हो जाती कोई भी बाहर ना निकले। जो हुक्म भी जान सा जो कहती पलट गई, जबकि सरगाम के हुक्म का लम्हे भर में हाल सुनसान हो गए। इधर आओ। सरगाम सामने खड़ी आर्या को सख्ती से करीब बुलाया। वह इंसान अच्छा नहीं था। सरगाम भाईजान, आर्या को सरगाम के तासरात देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तुम इनकी हिफाजत करनी थी। सरगाम इसकी बात सुना करते कदम इसकी जानिब बढ़ाने का। आर्या ने तेजी से एक कदम पीछे किया। ठहर जाओ आर्या, वरना सजा सख्त हो जाएगी। सरगाम की सरसराती आवाज पर आर्या की जबत जमगी। हम आपकी बहन हैं, इसे मारने से पहले सोच लेती तो ये नहीं होता। तुम इसके सामने हमारी हकीकत खोल दी। तुम्हारी नजर में अपने भाई, अपने सरदार की कोई अहमियत नहीं है। सरगाम ने सख्ती से कहते आर्या की गर्दन पर दबाव बढ़ाया। आर्या अगर इंसान होती तो हल्के से दबाव पर ही मार जाती। इससे कभी सरगाम इसे जोर से चिढ़ाता कि इस इंसान की मौजूदगी महसूस करते थे, जिससे सरगाम ने उसे झटके से छोड़ा। सरगाम साहब, ये लड़की सुन नहीं रही। बीजान की सहमी हुई आवाज पर दोनों साथ दरवाजे की जानिब देखा। जारा आंखों से तर चेहरा लिए बिखरे बालों के साथ खड़ी अपनी पूरी सांसों को हमवार कर रही थी। प्लीज मुझे घर जाना है। आपके पास गाड़ी है? प्लीज हम लोगों को यहाँ से भिजवा दें, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है प्लीज। जारा और इनके मतवजा होने पर तेजी से सरगाम के करीब आई, रोते हुए इल्तिजा करने लगी। इस समय कोई डर खौफ नहीं था, जबकि सरगाम ऐसे देखता चला गया। लड़की, तुम हमारे भाई को हुक्म दे रही हो? आर्या ने घूरते हुए ऐसे छोटी लड़की को देखा जो मुश्किल सरगाम के करीब खड़ी इसके सीने तक पहुंच रही थी। आर्या, तुम जाओ। सरगाम ने सख्त नजरों से इसे देखकर हुक्म दिया। लेकिन ये मेरा हुक्म है, जाओ। सरगाम दौड़ा। आर्या मुंह बनाकर ही जान को साथ आने का कहकर पलट गई। जब जारा इसकी दार पर उछल पड़ी थी, एकदम ही इसके सामने खड़ा इंतहाई हैंडसम मर्द से खौफ आया। हाँ तो हम कहाँ थे जारा? सरगाम ने इसे देखकर नरमी से पूछा। जारा इसे देखकर देखी जिसका मूड पल पल बदल रहा था। मुझे घर जाना है। जारा की आवाज बड़ी मुश्किल से निकली थी। सरगाम इसकी हालत देखकर महफूज हो रहा था। सुबह मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा, फिक्र मत करो। नहीं, आप प्लीज हमें अभी ले जाएं। मेविश बहुत रो रही है, सब परेशान है। आप हमें अपने ड्राइवर के साथ दे दे। जारा इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस वक्त इस घर जाना था। हारिस के साथ जो भी हुआ इनके साथ भी हो सकता था। यही सोच एक बार फिर सरगाम से डर व खौफ बुलाए हुए थी। जारा को अगर मालूम हो जाता कि जानवरों से ज्यादा खतरनाक मखलूक के साथ नीम अंधेरे में तनहा खड़ी है तो गायब होने में पल न लगाती। आपको समझ में मेरी बात नहीं आ रही? मुझे घर जाना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। सोच सोच के दिमाग फट रहा है मेरा। मुझे नहीं जाना आपके साथ, सुबह मुझे अभी जाना है। शहादत की उंगली से चश्मा ठीक करती हुई जारा ने चहचहाकर तेज आवाज में कहा। इससे कबल का सरगाम कुछ कहता या करता, हारून जारा को पकड़ता पकारता भागता हुआ इसके करीब आया, जिसे
झट हारून का बाजू थाम लिया। ज़ारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो वापस। हारून मुझे घर जाना है। तुम कुछ करो, मुझे घबराहट हो रही है। मैं सिर्फ तुम लोगों के इसरार करने में यहाँ आई थी। देखो ना हारिस की मौत कैसे बेदर्दी से हुई, कितनी तकलीफ सही होगी इसने। रिलैक्स ज़ारा, मैं हूं ना, तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ। हारून उसके कंधे पर बाजू फैलाकर ऐसे पिचकाते आगे बढ़ गया। दोनों सरगम को फरमोश कर चुके थे। नहीं हारून, अभी चलो प्लीज अभी। अच्छा ठीक है, चलो हम सबको कहते हैं सामान समेट लें, जब तक मैं गाड़ी का टायर चेक कर लेता हूँ। दोनों बातें करते ऐसे बड़े से हाथ से निकल गए। जाने लगे। दोनों जाते ही खूबसूरत फानूस छंक से नीचे गिरा। कहीं भी चली जाओ, वापस यहीं आओगी, जिंदा या मुर्दा। बारी आवाज में जरहाम की आवाज सरगम में लगे हर जिन हर शय ने सुनी थी। जिन जात को इंसान से इश्क हो गया था, ऐसे जिन जात को जो इंसान को अपने घर में पसंद नहीं करता, जो अगर यहाँ आ भी जाता तो सरगम शरारती, जिन्हें का हुक्म देता इनसे खेलो, डर के भागे तो खुश किस्मती, वरना मरने के बाद इन्हें जंगली जानवरों की गजा बना दिया जाता। सरगम साहब, आपने याद किया? हाँ खान, बाहर एक लग रहा होगा, इसकी गाड़ी देखो, अगर कोई मसला है तो ठीक करो, बाकी को जाने दो, और सबको जाने दो। सरगम खिड़की के पास खड़ा ऐसे हुक्म दे रहा था। सरमन बड़ी मोटी आंखें, कन्नों तक आते घुंघराले बाल, 7 फुट कद, वहाँ हर किसी का कद बहुत दराज था, बल्कि वो लंबे होकर धुएं में भी तब्दील हो जाते थे। लेकिन सरगम के कबीले के जिन इंसानी शक्लों में ज्यादा रहना पसंद करते थे, कितनी इंसानों से इनके ताल्लुकात थे, जो हुक्म सामने खड़े शख्स ने सरल जगाकर बोलते बाहर की जानब कदम बढ़ाया। जब एक बार फिर सरगम की वासना पलट कर से दिखना, सबको बाहिफाजत इनके घरों तक छोड़कर आना। जो जो इनके घरों के आसपास अपने मशगलों में मगन है, सबको पैगाम भिजवा दो, 2 मिनट के अंदर सब मुझे सरगम वाले में चाहिए। आप फिक्र मत करें, काम अभी हो जाएगा। सर को दोबारा झुकाकर बोलता वो गायब हुआ। जब सरगम सांस खींचता गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगा। वो एक बार ज़ारा से बात करना चाहता था। मेवश पानी पियो। हमने गिलास इसके लबों के साथ लेके जाकर कहा, जिसने ने चूमकर गिलास को खुद को पकड़ लिया। ज़ारा आराम से, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हम इसे देखकर कहा, जो तैसे इधर से उधर जाती अपने बैग रखकर अब महविश के बैग में जरूरी इस्तेमाल के सामान वापस रखती। हारून कभी भी हमें बुलाने आ सकते हैं। तुम दोनों भी उठो, ऐसे क्यों बैठी हो? हम क्या जवाब देंगे सबको? इस बार में सोचा है, सुना नहीं वो औरत क्या कह रही थी? जानवर इसे आधे से ज्यादा खा चुका है, ऐसे में इसे साथ लेकर इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं है। इसके साहब बे कहा है, इसे यहीं दफन करवा दो। क्या तुम दोनों को लगता है इसके साहब ने ये यूं ही कहा है? मयवश दोनों को देखती हुई जान की बातें दोहरा रही थी। वो ठीक कह रही हैं, जो भी हुआ शायद इसी तरह होना था। अब रोने से क्या फायदा, हम तो फिर दोस्त हैं। इसके घर वाले अपने बेटे को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक कह रही हो महम, मेरी तो नजरों के सामने से वो मंजर नहीं है वह हट रहा। ज़ारा छड़छड़ी लेकर इसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई। इससे कबल कोई कुछ बोलता दरवाजा नॉक हुआ। तीनों के साथ गर्दन घुमा कर दिखा, आ जाए। महम की इजाजत देते ही जब भी जान ने अंदर आकर सबको गाड़ी रेडी है कहकर पलट गई। मेरा पर्स। ज़ारा ने अचानक परेशानी से इधर उधर नजरें घुमाई। कहाँ गया? कमरे में ही तो नहीं भूल आई। आरफ ने फ्रंट सीट में बैठते ही पलट कर इसे देखा। सब गाड़ी अभी बैठे ही थे जब ज़ारा को अपने पर्स का ख्याल नहीं। हाँ शायद मेरे हाथ में हैंड बैग था, सिर्फ मुझे याद नहीं रहा। मैं लेकर आती हूँ, ज़ारा सोचने वाले अंदाज में बोली। गाड़ी से उतरने लगी जो वो विंडो साइड पर बैठी थी। तुम रुको, मैं लाता हूँ। हारून से लगता उतर, नहीं मैं आती हूँ, 2 मिनट बस। ज़ारा कहते साथ ही गाड़ी से उतर कर अंदर की जानब आ गई। तुम ठीक हो? अब जरहाम की आवाज़ सरगोशी में अपने बिल्कुल करीब सुनकर ज़ारा का दिल उछल कर हल्के में आ गया। झटके से पलट गए। इसने अपने पीछे देखा। जराम इसे 7 कदम दूर खड़ा इसके तासर देखकर मुस्कुराया। आज मैं ठीक हूँ। वो मैं अपना पर्स भूल गई थी। ज़ारा ने गड़बड़ा कर बोलते हुए देखा। क्या तुम मुझसे घबरा रही हो? देखो ज़ारा, जो भी तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ मुझे इस तरह अफसोस है, लेकिन तुम बिल्कुल मत हुआ। तुम और तुम्हारे दोस्त बाहिफाजत अपने घर पहुंच जाओगे। आपका शुक्रिया। ज़ारा ने सरगम की बात पर निजरा टपकाते हुए कहते ही जाने के लिए पड़तोल लगी। सरगम मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, जो इससे अब हौसला नहीं थी। ओके फिर मिलेंगे। सरगम चलता हुआ इसके मुकाबला कर बोला। जी अल्लाह हाफिज़। ज़ारा चश्मा नाक में ठीक करती तेजी से बाहर निकल गई। ज़ारा के जाते ही सरगम ने अपनी हथेली सामने फैलाई, जिसमें ज़ारा की नाजुक सी कान की बाली चमक रही थी, और असरार मुस्कुराहट के साथ मुट्ठी को बंद करते इसकी आंखें चमकी। तवील सफर के बाद सब थके हारे अपने अपने घरों को पहुंच गए। हारिस के घर अगले दिन हारून और आरफ जोहर जाकर इन्हें इस हादसे को बताने वाले थे, जबकि सरहाम ने इस मामले में इनकी मदद करने की हामी भरी थी। जो भी था वो इसके मेहमान थे। ज़ारा अपनी वालदा मेहमानों के साथ कराची के पौश इलाके में रहती थी। मामू के साथ सलमान साहब, जिन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की थी, बहन की बेहुगी के बाद इन्हें साथ देने लगे थे। ज़ारा की माँ 2 ही बहन भाई थे, जिसकी वजह से कोई रिश्तेदार नहीं था,
और जो बने थे शोहर के जाने के बाद वो भी खत्म हो गए। ज़ारा अपनी माँ से मिलकर कमरे में आते ही सो गई। रात के दूसरे पैर हल्का होश होने पर से इसकी आंख खुली। उठकर अभी वो बैठी ही थी जब नजर कमरे की बालकनी के दरवाजे पड़ी। अंधेरे में इसे महसूस हुआ कोई इसके देखते ही दरवाजे से गायब हुआ है। आंखों को मसलती साइड टेबल के लेप जलाकर चश्मा पहनकर दोबारा देखा। उफ, वो नजर कमजोर हो रही है मेरी। सर पे चेत मारती वो खुद को कलामी के अंदाज में बोलती उठकर पानी पीने के लिए कमरे से निकल गई। सरगाम साहब, आपका ड्राइवर आ चुका है। लंबा चौड़ा आदमी एकदम सरगाम के पीछे आकर बोला। ठीक है, मैं आता हूँ। सरगाम हुक्म देता अंधेरे में ज़ारा की कमरे देखता आगे बढ़कर बेड पर पड़े इसके दुपट्टे को उठाकर मुस्कुराते हुए पलट गया। सरगाम के जाते ही बालकनी का दरवाजा ठक की आवाज के साथ लॉक हुआ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सरगाम मुलाजिम को जवाब देता सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सरगाम वेला में वो सिर्फ रात को जाता था, जबकि दिन में वो अपने डिफेंस वाले छोटे मगर खूबसूरत से घर में अकेले रहता था, जहाँ मुलाजमों की फौज नहीं थी, सिर्फ 2-3 मुलाजिम थे। इंसानों का खाना वो बहुत शौक से खाता था, जिसके लिए इसने खानसामा रखा हुआ था, जो रात का खाना बनाकर अपने क्वार्टर में चला जाता था। अगले दिन हारिस की मौत की खबर हर जगह फैल गई। हारिस के घर में गिरहा मच गया। हारून और आरफ सुबह ही इसके घर पहुंच गए थे, जबकि मैं और शर्मा हम भी इनके साथ ही गई थी। आरफ ने सरगाम को बुलाने के लिए इसे कॉल की, जो पहले ही इसके घर के रास्ते पर था। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। मोबाइल कान से ले जाते ही इसकी कुछ भी कहने से कबल ही बोलकर सरगाम ने कॉल काट दी। जी जल्दी चलो, मुझे दूसरे काम भी हैं। सरगाम ने ड्रॉप से ड्राइवर को बोला, जिसने सर को इसबाब में हिलाकर गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। ज़ारा कहाँ है आपकी? करीम मामू संजीदगी से बोलते अंदर दाखिल हुए। खैरियत है? कुछ परेशान लग रही है। जी मैं परेशान हूँ, अगर आप सुनेंगी तो आपकी हालत भी मेरी तरह होगी। अस्सलाम वालेकुम मामू। इससे कबल नादिया बेगम कुछ बोल रही थी। ज़ारा मुस्कुराते हुए करीम मामू की तरफ आई। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा, वो 2 दिन किनके साथ थी तुम? करीम मामू सीधा बात करने की तरफ। ज़ारा के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हुआ। मामू बताया तो था यूनिवर्सिटी वाले के साथ पिकनिक। झूठ। इससे कबल ज़ारा अपनी बात मुकम्मल का मामू गुस्से से इसकी तरफ काट कर चीखे। ज़ारा घबराकर एकदम बिछड़। करीम क्या हुआ है? कोई मुझे भी बताओ। आप ही ये क्या बताएगी? इसे बताना होता तो छुपाते ही क्यों? ज़ारा, क्या किया है तुमने? मेरा दिल बैठा जा रहा है। करीम क्या हुआ है? हम सबसे झूठ बोलकर यूनिवर्सिटी वालों के साथ जा रही है, लेकिन रास्ते में बस से अपने दोस्तों के साथ इनकी गाड़ी में जंगलों की तरफ निकल पड़ी। जानती हैं, किसी जानवर ने इन्हें में से किसी एक को मार दिया है, तभी ये आज यहाँ है। करीम मामू जबत से बता रहे थे। ज़ारा का चेहरा फक हो गया। ये तरतीब दी है तुम्हें कि हमारी आंखों में डूल झोंक कर हमारी आज़ादी का गलत फायदा उठा रही हो। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता। कभी सोचा है तुमने हमारी माँ का क्या होगा? मामू में बस ज़ारा जाओ अपने कमरे में। और हाँ, कल से तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाना बंद। प्राइवेट पढ़ना है तो ठीक, वरना भूल जाओ। नादिया बेगम स्मार्ट लहजे में 2 टाक बोलती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मामू हंकार बढ़ते अपने कमरे की जानब बढ़ गए। सारे ने आंसू से लबरेज नजरों कमरों के बंद दरवाजे पर मसरूफ की, जब किसी ने इसके चेहरे को छुआ। ज़ारा काम कर भी चुकी। कौन है? ज़ारा की पश्त खड़े वो इसे देखकर मुस्कुरा कर देखता गायब हो गया। काम ना होता तो वो आज इसके पास ही रुक जाता। रोते हुए कब इसकी आंख लगी से पता ही नहीं चला। आधी रात को नींद में ही किसी का लम्स अपने गालों पर महसूस कर सकती थी। सलाम इसके करीब बैठा गाल को नरमी से छू रहा था। गालों पर आंसू के निशानात अभी भी वाजिया थे। इसकी ज़ारा रोते हुए सोई थी। ये ख्याल आते ही इसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। तुम्हें रुलाने वाले को सजा जरूर मिलेगी। ज़ारा, सरगाम ने कहते ही झुक कर अपनी पेशानी चूमी। इसकी पेशानी चूमी। ज़ारा एकदम झटके से उठ बैठी। अंधेरे में आंखें फाड़कर इधर उधर लंबे लंबे सांसें ली। शीशी, रिलैक्स सो जाओ। सरगाम कानों के करीब झुककर सरगोशी करने लगा। ज़ारा धीरे धीरे पुरसुकून होती चलेगी। इसके दोबारा नींद की वादी में डूबने के बाद सरगाम चला गया। 2 दिन तक नादिया बेगम इससे नाराज थी, लेकिन कब तक अकलौती बेटी थी, प्यार से समझाकर माफ कर दिया। ज़ारा ने शुक्र का साथ। अस्सलाम वालेकुम करीम, कहाँ रह गए? वो हर मौसम कितना खराब हो रहा है। वालेकुम सलाम। फिक्र मत करें, मैं निकल चुका हूँ, बस आ रहा हूँ। मामू ने इन्हें तसल्ली देकर आसमान की तरफ देखा। तेज बारिश के साथ जहाँ वक्फन बिजली भी चमक रही थी। बाइक हल्के चलाना। बारिश कम होने की बजाय तेज होती जा रही है। नादिया बेगम ने फिर फिक्रमंदी से बोलते ज़ारा को सीने चढ़ते देखा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा, कहाँ जा रही है? नादिया बेगम फोन रखते ही इसे कहा, जो दबे कदम पर जा रही थी। वो पकड़ेगी? कहीं भी नहीं। ज़ारा ज़बान दानों तले दबा कर कहती उतर कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। 10 मिनट बाद वो इर्द गिर्द देखती सीने चढ़कर रही थी। बारिश इसकी कमजोरी थी, जबकि नादिया बेगम हमेशा से रात की बारिश में नहाने से मना करती थी कि बीमार हो जाएगी। उफ अल्लाह, कितनी हसीन बारिश हो रही है, काश रोज हो, मजा आ जाएगा। ज़ारा बच्चों की तरह खुश होती। गरज चमक बारिश में बच्चों की तरह कूदती
दोनों बाजू फैलाकर घूम कर घूमती एकदम थड़थड़ा कर रहेगी। इसे यूं लगा जैसे घूमते घूमते किसी के हिसारे में आ गई है। सरगाम जो रोज इसे देखने आता था, बारिश में इसे देखता महसूस हो रहा था। ज़ारा पूरी भीगी इसके हिसार में थी। सरगाम ने इसे खींच कर अपने नजदीक करना चाहा। जब नादिया बेगम के चीखने की आवाज पर ज़ारा तेजी से नीचे भागी। सरगाम, सब काम हो गया। गुड, मेरा तो नहीं सिर्फ जख्मी हुआ है। ज़ारा के घर की छत पर दरख्तों के करीब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी, बस ये शुक्र था सड़क खा रही थी। करीम मामू बिस्तर पर टेक लगाकर बैठते अपनी बहन को तसल्ली देने लगे। जब ज़ारा अपने भीगे कपड़े बदलने के बाद जल्दी से हल्दी वाला दूध बना के ले किचन में चली गई। मैंने कहा भी था ध्यान से आना, अब आराम करो, कल काम से छुट्टी कर लेना। नादिया बेगम डांट कर कहती किचन में जाने के लिए कमरे से निकल गई। इनके जाते ही मामू ने मुस्कुराकर सर पीछे गिराकर आंखें मूंदी। कुछ भी देर गुजरी थी जब मामू में 2-3 बच्चों की हंसने की आवाज पर फट से आंखें खोलती सीधे बैठ के सारे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकर कमरे को हाई देकर गहरी सांस लेते बिस्तर से उतरकर छोटे छोटे कदम उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। जब जोर से किसी के धक्का लगने से दराम से जमीन बोस हो गए। पास ही पड़ी कुर्सी के किनारे जोर से इनकी पेशानी पर लगा। तुम यहाँ रहो, मामू के पास में टैक्सी या रिक्शा देती हो। या अल्लाह, खैर बारिश भी आज थमने का नाम नहीं ले रही। सीना हाथ पर रखती घबराते हुए बाहर निकले। अंधेरे में तेज बारिश होने के बायस गली सुनसान पड़ी थी। इर्द गिर्द देखती वो आगे बढ़ने लगी जब कोई गाड़ी आकर इनके करीब रुकी। अस्पताल में परेशानी से दोनों बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। बाहर बारिश हमवार इसी तरह से चार बस आई थी जब नर्स ने आकर इन्हें अंदर आने कहा। तुम बैठ जाओ, यहाँ मैं देखती हूँ। अल्लाह जाने मेरे भाई को किसकी नजर लगी है, पहले जख्मी हो गया। नादिया बेगम बोलती अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नादिया बेगम अपने भाई के पास खड़ी होती डॉक्टर से पूछा। वालेकुम सलाम, परेशानी वाली बात तो है, लेकिन थोड़ी सी झटके से गिरने की वजह से बुरी तरह मोच आ गई है, जिसकी वजह से एक हफ्ते कहीं नहीं गया। अब देखिए, काम करने वाले के लिए हुई ना ये परेशानी वाली बात। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल करके दवाइयों का पर्चा इनकी तरफ बढ़ाया। जी डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, बस ये ठीक हो जाए जी। और जी इसके अलावा है कौन हमारा, इंशाल्लाह बस लेटे बैठने से थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। डॉक्टर हदायत देते जाने लगे। जब नादिया बेगम की बात पर दोबारा मुल्ला, बिल्कुल ये घर जा सकते हैं। डॉक्टर जवाब देते बाहर निकल गया। बीच पर बैठी वो अपनी अम्मी का इंतजार कर रही थी। सरगाम को आता देखकर अपनी जगह से उठी, गाड़ी खड़ी हुई एकदम सरगाम को देखकर इसे शुक्रिया करने का ख्याल आया। इससे कबल वो कुछ बोल पाती नादिया बेगम बाहर आई। आंटी, अब अंकल की तबीयत कैसी है? सरगाम इनके करीब रुकता नादिया बेगम से पूछने लगा। ज़ारा इसके करीब खड़ी होने पर थोड़ी झिझक कर पीछे हुई। सरगाम की पेशानी पर अचानक एक बिल पड़ा था। ज़ारा तुम मामू के पास जाओ, मैं आती हूँ। नादिया बेगम से कहती आगे बढ़ गई। ज़ारा जल्दी से कमरे में चली गई। इसे सरगाम से बात करने से झिझक महसूस हो रही थी। कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ। ज़ारा ने दोनों हाथों की उंगलियां मोड़ते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखकर धीमे लहजे में कहा, जो चमकती आंखें उसी पर मस्कुर किए हुए था। डोंट वरी, तुम्हारे मामू जल्द चलने फिरने के लगेंगे जी इंशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती। अगर आप हर वक्त हमारी मदद ना करते तो जाने मामू के साथ क्या हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। सरगाम ने सरगोशी में कहते एक कदम आगे बढ़ाया। ज़ारा ने उलझ कर इसे देखा, जिसकी आवाज़ इसे नहीं आई थी। आपने कुछ कहा नहीं? शायद तुम मुझे सुनना चाहती हो। सरगाम ने इसके करीब झुककर लहजे में मोहब्बत से होकर कहा। ज़ारा गड़बड़ा कर पीछे हटी। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, शायद तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। सरगाम ने हंसकर इसके पीछे नादिया बेगम को इर्द गिर्द देखता पाकर अंदाजा लगाया। ज़ारा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में पीछे देखा, जहाँ इसकी अम्मी वाकई से ढूंढ रही थी। मैं चलती हूँ। ज़ारा ने पलटकर सरगाम को कुछ कहना चाहा, लेकिन सरगाम को न पाकर एकदम चुप हो गई। वो अचानक चला गया था। जाने कि वो सरगाम का आंखों से ओझल होने से न गौर कर। गहरी सांस लेती वो नादिया बेगम की तरफ बढ़ेगी। बारिश अभी तक हो रही थी। मैंने एक टैक्सी वाले को कहा है, चलो। नादिया बेगम की बात पर इसने सर लाई। तीनों अभी टैक्सी की तरफ बढ़ने ही लगे थे जब सरगाम की ने गाड़ी रोककर बैठने का कहा। नहीं बेटा, आप जाएं, पहले ही आपका बहुत वक्त बर्बाद हो गया। आंटी बैठे हैं। सरगाम ने ठहर ठहर कर बोलता इनकी तरफ देखा। नादिया बेगम खामोशी से मुस्कुराकर अपने भाई के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। ज़ारा बैठने में मदद करती खुद भी बैठने लगी जब किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम आगे आ जाओ। सरगाम ने इसे देखकर बोलता दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये क्या कर रहे हो सरगाम? एक इंसान से शादी तुम जानते हो, अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही दिन में मर जाएगी। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सरगाम हैदर इसके सारे डर खौफ खत्म कर दूंगा। सरगाम बरसकून लहजे में अपनी माँ को देखकर कहा, बोला ना तुम क्या समझते हो? अगर इसे बता दिया जाए कि उसका
شوہر ایک جن ہے جس کے بہت سے روپ ہیں، تو وہ اسی وقت مر جائے گی۔ وہ میری محبت ہے والدہ، شادی کے بعد میں اپنے شہر والے گھر میں رہوں گا۔ سرگام کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہمارے قبیلے کے سردار اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر انسانوں کے بیچ رہو گے؟ نہیں، میری روٹی نام جانتی ہیں، رہا اس سے بتانے کا تو میں جانتا ہوں وہ سہ نہیں سکے گی، اس لیے فی الحال یہ حقیقت اس سے چھپا کر رکھنا ہوگی۔ سرگام کی بات پر ان کے چہرے پر زفری مسکراہٹ پھیلی۔ تم زندگی بھر اس حقیقت سے دور نہیں رکھ سکتے۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو میاں بیوی کی ازواجی زندگی کیا ہوتی ہے۔ مجھے مت الجھائیں، ایک بار میری شادی ہوگی تو وہ صرف میری ہو جائے گی، تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، وہ مجھ سے الگ ہونے کی کوشش کرے گی، تب خوف سے ضرور مر جائے گی۔ سرگام سپاٹ لہجے میں بولتا دروازے تک جا کر پلٹا۔ کل شام کو آپ شہر آ جائیے گا آریہ کے ساتھ۔ شادی کے بعد اب آپ کی بہو اسی ویلا میں آئے گی۔ زارا سرگام بن کر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ آپ ایسی ہو؟ سرگام گہری نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ شاید ماموں سے ملنے آئے ہیں؟ نہیں، ہاں ملنے تو ان سے ہی آیا ہوں، لیکن کچھ مانگنے بھی۔ سرگام دو معنی انداز میں اسے دیکھتا ہوا کہا۔ زارا گڑبڑا کر دیکھے، کیا چاہیے؟ زیادہ سوچو مت، مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا۔ سرگام شوخ لہجے میں بولتا گاڑی سے اترتے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر مسکرایا۔ آنٹی، یہ میری امی جان ہے اور یہ میری بہن ہے آریہ۔ سرگام نے نادیہ بیگم سے تعارف کروایا۔ زارا دروازے پر کھڑی سرگام کی ماں اور بہن کے ان کے گھر آنے کی وجہ سوچ رہی تھی۔ سرگام کی فیملی سے ایسے تعلق تو نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو ماموں کی وجہ سے لے آئے۔ آنٹی، کیا ہم آپ کے گھر دیکھ سکتے ہیں؟ آریہ نے مسکرا کر سامنے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں بیٹی، جاؤ، زارا لے کر جاؤ۔ نادیہ بیگم نے حامی بھرتے ساتھ ہی زارا کا جو چوم کر اپنے خیالوں میں نکل کر سر ہلا کر آریہ کو دیکھنے لگی، جس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ سرگام کی طرف دیکھ کر اٹھتی اس کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ٹھہریں، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں گے، اس لیے اگر بہتر سمجھے زارا کے ماموں کے سامنے ہی ہم اپنی بات کر لیں۔ نادیہ بیگم بولتے پر آریہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا، جی ٹھیک ہے، پھر آ جائیں۔ نادیہ بیگم مسکراتی ہوئی سرگام اور اس کی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا ہے، گھر ہمیں پسند آیا، میرے ابو نے اس گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ زارا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ زارا اس کے قد کو حسرت سے دیکھتی، پھر خود ہی سر جھٹک دیتی۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ بہتر ہے۔ زبردست، تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آریہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ پتہ نہیں۔ زارا نے مستیوں سے کندھے اچھائے۔ ہاں چلو، ہم بتا دیتے ہیں۔ آریہ کندھے اچھا کر اس کے کان کی طرف جھکی۔ سرگام بھائی جان کے لیے، تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے۔ سرگوشی میں بولتی وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ زارا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، جبکہ آریہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آریہ کے بتانے کے بعد وہ کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ نادیہ بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل۔ زارا، یہ کیا طریقہ تھا؟ ایک بار ملنے آتی۔ سرگام کی امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ امی، میں سو گئی تھی۔ زارا وارڈروب کے دونوں بٹ کھولے کر بے مقصد کپڑے دیکھنے لگی۔ بہانے مت کرو زارا، وہ لوگ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ نادیہ بیگم اس کی پشت پر نظریں جمائے بولی، جبکہ زارا نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ زارا نے اچانک پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نادیہ بیگم سانس کھینچی تھی، چلتے ہوئے مقابلہ میں نے اور تمہارے ماموں نے انہیں ہاں کہہ دیا ہے، وہ لوگ شادی بھی جلد کرنا چاہتے ہیں۔ نادیہ بیگم اسے بتا کر مسکرائی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیرت اتنی شدید تھی کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے امی آپ کو؟ تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی زارا، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ نادیہ بیگم کا انداز ایک دم بدلا۔ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں سرگام اور زارا کا نکاح طے پایا گیا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس کی امی اور ماموں کو اتنی جلدی کیوں ہو گئی ہے۔ شاید وہ اس کی دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ڈر گئے ہیں۔ کمرے میں تنہا بیٹھی اپنی سوچوں میں گھتی جو تیز ہوا کا جھونکا زوردار ہوا میں کھڑکی کے دونوں پٹ ہوا کر چکا تھا۔ زارا نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گپ اندھیرے میں قریب ہی درخت پر خوبصورت سیاہ تتلیاں جن پر سرخ رنگ کے ڈبے تھے دور سے ہی چمک مارے تھے۔ کتنی خوبصورت ہیں۔ زارا مسکرا کر اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا جب ایک تتلی اڑ کر اس کی انگلی پر بیٹھی۔ زارا بے تحاشا خوشی سے دیکھنے لگی جب انگلی سے خون کے قطرے قالین پر گرنے لگے۔ زارا بری طرح کام کی، زور سے ہاتھ جھٹک کر کھڑکی کو بند کر کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ دھونے کے ہاتھ آگے کیا ہی تھا جب ہاتھ پہ خون کو نہ پکڑ حیرت سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ زارا کہاں ہو؟ نادیہ بیگم کی آواز پر سر جھٹک کر وہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی۔ تمہارے سسرال سے شادی کا جوڑا اور زیور آئے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت ہے سب۔ نادیہ بیگم نے ڈارک میرون رنگ کا شرارہ اس کے سامنے پھیلایا جسے اگر اندھیرے میں دیکھا جائے تو سیاہ لگے۔ مگر میں یہ سب یہیں رکھ رہی ہوں، کل یہ بیوٹیشین گھر پر ہی آئے گی، تمہاری سانس ہی بھیج رہی ہے۔ میں نے انکار کیا تھا لیکن وہ بزد تھی۔
बेशिन बेगम सामान रखती इसे बता रही थी, जो अनवार इसी तरह खामोशी खड़ी थी। कुछ देर हुआ, वाकया भूल ही चुकी थी। इतनी जल्दी रुखसती क्यों अम्मी, आप क्यों इतनी जल्दी हैं? जरहाम की माँ चाहती है और फिर निकाह हो रहा है तो अच्छे है रुखसती ही हो जाए, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। हमने कौन सा दूसरे फंक्शन करने हैं? नादिया बेगम इसे जवाब देकर कमरे से चली। अगले दिन सुबह ही वेटोशन आ गई। ज़ारा दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरे ससुराल सी वेटोशन जैसे खामोशी से आकर तैयार कर रही थी, इसी तरह वापस चलेगी। सरगाम स्याह शलवार कमीज पर स्याह ही वास्कट पहने खूब जज रहा था। आर्या ने भी एक स्याह घेरदार फ्रॉक पहना हुआ था। कुछ देर में सरगाम और ज़ारा का निकाह शुरू हो गया। सरगाम के साथ कुछ ही लोग आए थे, खूबसूरत दराज कद पुरस्कार से लोग। ज़ारा नजरें झुकाकर बैठी बुरी तरह नर्वस हो रही थी। नादिया बेगम, नौकरी मामू भी वहीं थे। निकाह के होते ही सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ज़ारा नादिया बेगम का हाथ थाम कर अपने कमरे में जाने लगी, जबकि सरगाम चमकती आंखों से इसे जाता देखने लगा। वेलकम टू माई वर्ल्ड मिसेस सरगाम। सरगाम मुस्कुराकर सरगोशी करते अपनी माँ को देखने लगा। हमें अब चलना चाहिए, आर्या बेगम इसे कहती जगह से उठी खड़ी हुई। जब आर्या दोनों के करीब आई, वालदा इससे मिलने दें आखिरी बार। अम्मी अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्द ही आऊंगी। गाड़ी में बैठने से पहले ज़ारा ने मिलते हुए अपनी माँ से कहा। पीछे खड़ी पुरस्कार सी औरत ने सुनकर आर्या बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने कंधे उछाए थे। तुम भी अपना ख्याल रखना। नादिया बेगम ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। ज़ारा मामू से मिलती गाड़ी में बैठ गई। सरगाम खामोशी से बैठा था। गाड़ी में एसी की कूलिंग इतनी थी जिससे शीशे धुंधलाए जा सके। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करते ही जन से आगे बढ़ गया। हम भी चलते हैं। आर्या दूसरी गाड़ी में बैठने से पहले करीब आकर नादिया बेगम मुस्कुराकर मिलती पलट कर गाड़ी में बैठ गई। चलिए अंदर। बारात 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल थी। इनके नजरों से ओझल होते ही करीम मामू ने कहा, जो चूमकर सर हिलाती अंदर बढ़ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां थी। ऐसे में ज़ारा जरगाम की खामोशी से बेचैन हो रही थी, जो कब से इसी तरह खामोश था। इससे कबल वो कुछ बोलती गाड़ी एकदम रुकी। ज़ारा ने चूमकर देखा, बाहर देखा। बेयकीनी से इसकी आंखें फैल गई। घर से निकले इन्हें मुश्किल एक आधा घंटा हुआ होगा। गाड़ी जितनी भी रफ्तार में चलती, 1-2 घंटे तो इन्हें पहुंचने में लगते, लेकिन 1-2 घंटे में ही तो सरगाम वेला की गाड़ी पहुंच में खड़ी थी। ज़ारा सरगाम की आवाज़ पर इसने चूमकर सरगाम की तरफ देखा, जो इसकी तरफ का दरवाज़ा खोले हाथ इसकी तरफ बढ़ाए खाता है। इससे हल्के से सर चटकती झिझक कर इसका अपना हाथ इसके हाथ में रखा। सरगाम ने नमी से हाथ दबा थाम कर मुस्कुरा कर इसे देखा, जो गाड़ी से उतर रही थी। दोनों का फूलों से इस्तकबाल किया गया। ज़ारा अंदर का मंजर देखकर नामहसूस तरीके से इसकी तरफ घिसक गई, जबकि सरगाम आहिस्तगी से मुस्कुराया। वो जानता था इसे लोगों को देखकर वो घबरा गई होगी। वादा ये सब कल भी हो सकता था। ज़ारा थक गई है। सरगाम परसों से ये सब हो रहा है। दूल्हा दुल्हन से इसी दिन सब मिलने आते हैं। कल का तो सवाल ही नहीं उठता। आर्या, अपनी भाभी को आराम दे, लिबास दो बदल कर दोबारा यहीं ले आना। जाओ ज़ारा, आर्या बेगम हुक्म देती मेहमानों की तरफ बढ़ गई। सरगाम में आपकी थकन का हमारे पास इलाज है, ये पीजिए, आप खुद को ताज़ा महसूस करेंगी। सरगाम के कुछ बोलने से कबल ही आर्या ने नाजुक सी शीशे का गिलास में स्याह मशरूब इसके आगे किया। ज़ारा ने एक नज़र सरगाम को देखा, जिसने आंख के इशारे से इसे लेने को कहा। शुक्रिया। ज़ारा ने हल्के से कहते गिलास थाम को लबों से लगाकर एक घूंट लिया। अजीब सा है, कौन सी ड्रिंक है? ज़ारा ने मुंह के जाविये बिगाड़कर आर्या से पूछा। पेप्सी ही है भाभी, लगते है आप ज़्यादा थक गई हैं, चले वरना देर होने पर वालदा खफ हो जाएंगी। आर्या ने मुस्कुराते हुए इसे बोलकर ज़ारा का हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखना आर्या। सरगाम अपनी बारी आवाज़ में बोलता दूसरी तरफ चल दिया। बड़े से शीशे के सामने खड़ी वो गहरा सुर्ख लंबा घेरदार फ्रॉक पहनकर ऊंचा जूड़ा बनाए खुद को घूर रही थी। थकन से इसका सारा जिस्म टूट रहा था। मेहमानों से मिलती वो हैरत से बार बार सरगाम को देख रही थी, जिसके चेहरे पर थकन कहीं नहीं थी। सरगाम ताज़ा दम सबसे मिल रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद वह सरगाम के साथ कमरे में आई थी, जो इसे कपड़े चेंज करने का बोलता वापस चला गया था। अम्मी तो अब तक सो चुकी होंगी। कितना अजीब है सब कुछ। और मैं सरगाम की सरगोशी ने आवाज़ इसके कमरे के कान के करीब सुनाई दी। ज़ारा तेजी से पलटी। डरा दिया आपने, थक भी गई हो बहुत। सॉरी, वो सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास। सरगाम इसकी बात पर मुस्कुराते हो जो कर इसके माथे को चुमा। ज़ारा शर्मा कर निचला लब काटने लगी। यहीं खड़े खड़े सोने का इरादा है? नहीं, मैं आती हूँ। ज़ारा गड़बड़ाकर सरगाम के साथ से गुजरती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इसके जाते ही सरगाम सपाट चेहरे के साथ कमरे से चला गया। उसे जिंदा रखना चाहते हो तो इसकी यादें मिटा दो, वरना इंसानी दुनिया को कभी नहीं छोड़ेगी। वादा फिक्र मत करें, ये काम रोशनी होने से पहले ही हो जाएगा।
رہا اس کی ماں اور ماموں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بھول چکے ہوں گے، اور تم آریہ کیف سے جا رہا کہو اسے بیمار جنی کو دوسرے ملک سے یہاں آنے کو کہا۔ لیکن سرگام بھائی جان، وہ وہاں اپنے علاج کے لیے گئی ہے، اگر یہاں آ گئی تو ختم ہو جائے گی۔ آریہ نے پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھا، جبکہ آریہ بیگم مسکرائی تھی۔ اس مائی نے اب زندہ رہ کر کرنا ہی کیا ہے، اچھا ہے جاتے وقت آخری بار میرے کام آ جائے۔ سرگام سنجیدہ لینے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر گڈ نائٹ بول کر کمرے سے نکل گیا۔ زارا بیڈ کی پائی سے ٹیک لے گئی، سرگام کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ سرگام اندر داخل ہوتے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ روشنی میں نہایا کمرہ سرگام کے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ آستیکی سے اس کے سامنے بیٹھتا وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں اسے دیکھتا ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی سے اس کی گال پر پھیرنے لگا۔ زارا نے دیر سے آنکھیں کھول کر نظریں اٹھائی۔ سو جاؤ، سرگام نے کہتے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سامنے لا کر نیچے کی طرف لے جا کر ہٹایا، جبکہ زارا دوبارہ گہری نیند میں ڈوبتے چلے گی۔ سرگام اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ایک نظر اسے دیکھ کر کھڑکی کے پاس رکھی رنگ چیئر پر بیٹھ کر ہلکے ہلکے آگے پیچھے ہو کر جھولتا اسے دیکھنے لگا۔ آستیکی سے آنکھیں کو بند کرتا سر پیچھے گرا کر مسکرانے لگا۔ لرزا دینے والی چیخ پر زارا ہڑبڑا کر اٹھی، ارد گرد گردن گھما کر دیکھا، کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اس سے قبل وہ کچھ سوچتی ایک بار پھر وہی آواز آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا پھیل گیا، یوں لگا جیسے اسے آواز کا دم نکال دیا ہے۔ سرگام ابھی تک نہیں آئے، زارا خود کلامی کے انداز میں کہتی بستر سے اتر رہی تھی جب دروازے کے بیچوں بیچ سرگام کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ آپ اب آ رہے ہیں، رات کو کہاں تھے؟ میں رات کو جب آیا تم سو چکی تھی۔ خیر مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شام کو ملتے ہیں۔ اور ہاں، یہ تمہارا گھر ہے، بی جان کے ساتھ پورا گھر گھومو، لیکن یاد رہے اکیلے کہیں مت جانا، کہیں گم ہی نہ ہو جاؤ۔ سرگام اسے ہدایت دے کر پلٹ گیا۔ اسے زارا کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، چاہے جیسے بھی۔ نکاح میں آنے کے بعد مطمئن تھا زارا اس کی تھی، یہی سوچ اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ کیا کرے گا سرگام ایک انسان کو ساتھ رکھنے کے لیے؟ اب کا ناشتہ نو شکریہ، لیکن میں نیچے آ رہی تھی۔ زارا نے چٹائی بناتے ہوئے رو کر اسے دیکھا۔ اس وقت ویلا میں کوئی نہیں ہوتا سوائے میرے اور ہانسامہ کے، بی جان سنجیدگی سے بول کر پلٹ گئی۔ زارا کو حیرت سے جھٹکا لگا، بھلا نئی نولی دلہن کون اسے چھوڑ کر روزمرہ کے کاموں کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ زارا سوچتی ہوئی پلٹنے لگی جب دروازے سے اندر جھانکتے بچوں کو دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ڈارک نیلی آنکھوں والے گول مٹول سرخ و سفید بچہ اس کے متوجہ ہوتے ہی ہنستے ہوئے بھاگے۔ ارے رکو! زارا اس سے آواز دیتی اس کے پیچھے بھاگی، جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوسری منزل پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں وہ 4 سال بچہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ زارا ایک دم رکی، چونک کر ارد گرد دیکھتی جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زارا ڈر کے مارے چیخی، آپ تو ڈر گئی، ہم تو صرف آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ معصوم سی آواز پر زارا نے گردن گھما کر دیکھا، وہاں چھوٹا بچہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ آپ بیٹا، آپ اکیلے ہو یہاں؟ زارا نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ زارا میڈم یہ چھوٹا ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی بہن نیچے ہے۔ حاذق بیٹا، میں نے منع کیا تھا زارا میڈم کو پریشان نہیں کرنا، اس سے قبل حاذق کچھ بولتا بی جان کی آواز پر زارا ان کی طرف متوجہ۔ حاذق کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی، جاؤ ورنہ آریہ میڈم کو بلواؤں۔ بی جان نے اس سے خبردار کیا، جو تیزی سے بھاگ کر دوبارہ کمرے میں چلے گئے۔ زارا بی جان کی طرف رخ کیے کھڑی تھی، ورنہ حاذق کو بند دروازے سے اندر غائب ہوتا دیکھ کر لازمی بے ہوش ہو جاتی۔ آپ چلیں واپس کمرے میں۔ نہیں، میں سارا ویلا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آئیں۔ بی جان سر ہلاتی تیسری منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ زارا جو اندر ہی اندر اندھیرے سے گھبرا رہی تھی، بھاگتے قدموں کی آواز پر بری طرح گھبرا کر پلٹی۔ حاذق نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ اور بھی لمبے بالوں والی بچی ہنستی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ آپ رک کیوں گئی؟ چلیں جی۔ بی جان کے بولنے پر زارا گہری سانس لے کر سینے چڑھنے لگی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے حل بتاؤ۔ سرگام جنی کی گردن دبوچے سرخنگار آنکھوں سے زرگایا، جو صبح سے اس کی بات سے انکاری تھی۔ مجھے نہیں پتا، انسان اور جن کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے آزاد کر دو، ورنہ اسے خود مار دو۔ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سرگام نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا، جو جیتی اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ سرگام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ زارا اگر مر گئی تو وہ بھٹک کر رہ جائے گا۔ سرگام بھائی جان، ہم جنی کی بات سے متفق ہیں، والدہ نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ سب ناممکن ہے۔ آریہ اس کہہ کر چلی گئی، جبکہ سرگام اسی طرح کھڑا سوچ میں گم ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ آ گئے؟ بی جان کے ساتھ آج سارا ویلا گھومنا بہت خوبصورت ہے، لیکن پراسرار بھی۔
زارا اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولتی اس کے مقابلہ یہ سرگام نے مسکرا کر اس کی بشام میں چومی۔ کچھ دن انتظار کرو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سرگام اسے دیکھ کر سوچتا ہوا واٹر روک کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا وقت تھا جب نیند میں اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ مسکرا کر اٹھ کر زارا نے ارد گرد دیکھا، فل سائز کے بیڈ پر وہ اکیلی سو رہی تھی۔ سرگام کا خیال آتے ہی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑے وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کے کھلنے پر رہنے کی وجہ سے ساری کمرے کو سرد کی ہوئی تھی۔ زارا دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپٹ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، جو ہمواز اسی طرح کھڑا تھا۔ سرگام، زارا نے بولتے ساتھ اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سرگام نے چون کر اسے دیکھا جبکہ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ جانتی ہو زارا، تم جب پہلی دفعہ دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا۔ سرگام نے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نزدیک کرتے سرگوشی کی۔ سرگام کا نرم لہجہ سنتے ہی زارا پرسکون ہوتی شرمائی تھی۔ اور تب ہی میں نے فیصلہ کیا تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور دیکھو آج تم ایک جن ذات کے دسترس میں ہو۔ زارا جو مسکرا کر اس کی بات سن رہی تھی، جن ذات سنتے ہی کام کرے گی۔ دھیرے سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جو اس کی تاثر دیکھ کر خود بے ظفریہ مسکرانے لگا۔ زارا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سانس کھینچ کر لگی، سرگام آپ بھی نہ ڈرا گئے تھے میں۔ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ کون سا مذاق زارا، تمہیں کیوں لگتا ہے میں تم سے اس طرح کا مذاق کروں گا؟ تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکیوں کے پر زور سے بند ہوتے، دوبارہ کھلتے کمرے کے پردے زور سے پھڑپڑائے۔ زارا کے دل کی دھڑکن ریل کی طرح چلنے لگی کہ سامنے حسین مرد، جو اس کا شوہر تھا، عجیب انداز میں مسکرا کر اپنے ساتھ گھسیٹتا شیشے کے سامنے لے کر آئے گا۔ شیشے میں خود کو تنہا کھڑا پا کر زارا کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمدہ ہوئی۔ سرگام سکون سے اس کا بازو تھام کھڑا تھا، جب کر دوبارہ سرگوشی میں بولا، میں جنزاد سرگام حیدر، جسے ایک معصوم پری سے انسان سے محبت ہوگی۔ سرگام کی سرگوشی سنتے ہی زارا بے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ تمہارے ساتھ کے لیے کچھ ہی بھی زارا، لیکن تمہیں مار کر کبھی نہیں۔ سرگام کہتے ساتھ اس کی بے ہوش وجود کے اوپر جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ہوش میں آتے ہی دھیرے سے آنکھیں کھولتی وہ چھت پر دیکھنے لگی۔ پاس ہی کھڑکی کھڑی نرس ڈرپ چیک کر رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تیزی سے باہر بھاگی۔ نرس کے جاتے ہی زارا نے حیرت سے سوتار کے کمرے دیکھا، جب اچانک ہی گزرا واقعہ ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ خوف سے خود میں سمٹ گئی۔ ایسی ہو زارا، زرہام کی آواز پر ڈر کے زارا نے سرگام کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ آپ مذاق، ہاں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم 3 دن بعد ہوش میں آئی ہو؟ سرگام دھیمے لہجے میں کہتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جگہ۔ زارا کی آنکھوں میں خوف کے مارے پانی جمع ہو گیا۔ سب یقین کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اس سب کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں زارا، اگر تم مجھے اسی طرح قبول کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سب سے زور، صرف تم میری حقیقت تسلیم کر کے میرے ساتھ رہنا چاہو۔ سرگام آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں خوف ہنگورے لے رہا تھا۔ یہی سب سرگام کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ ہارن بیچ کر اس نے ہاتھ میں تھامی چابیاں سائے پر رکھی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا تمہارے اپنے گھر۔ سرگام بول کر جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم کر تیزی سے چلا گیا، جبکہ زارا چھڑچھڑی بڑھ کر پھر رہی تھی۔ سرگام، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم؟ عالیہ بیگم نے سرگام کو آتے دیکھ کر سختی سے پوچھا۔ عالیہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں اسے یہاں سے دور لے کے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، وہ مجھ سے الگ ہو کر بھی نہیں رہ سکتی، وہ پاگل ہو جائے گی۔ ہم لوگ اپنی دنیا میں ہی خوش ہیں۔ سرگام اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ عالیہ شمس سے کہو جہاں بھی مصروف ہے سب چھوڑ کر زارا کے پاس جائے۔ اس لڑکی کا خوف ہی اس کی جان لے لے گا، ورنہ میرا دیوانہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن والدہ، آپ نے خود کہا تھا ہم اور اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ عالیہ بے جا الجھ کر دیکھا۔ لیکن ہاں، لیکن وہ اس کی محبت میں اطلاع پر نڈر ہوگی تو ضرور سرگام اسے خود میں قید کر لے گا۔ اب جاؤ، عالیہ بیگم نفرت سے کہتی اسے جانے کا حکم دے کر اٹھ گئی۔ میڈم بیٹھے۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے زارا جو ہاتھ میں دبائی چابی پر نظر مذکور کی سوچوں میں گم تھی، مردانہ آواز پر بری طرح چونک کر اسے دیکھنے، کیا اسے ایک جن ذات کے گھر جانا چاہیے یا یہیں سے بھاگ جانا چاہیے؟ اگر ہاں تو کہاں جائے؟ خود سے سوال جواب کرتی وہ سامنے کھڑے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو کب کا پہنچا چکا ہوتا۔ میڈم، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ جی جی چلیں۔ زارا اس کی آواز پر ہر خیال چٹک کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ دیکھا جائے گا۔ زارا جو خود کلامی کا دیسی سر ٹکا کر آنکھیں مونڈ گیجے جانے بنا کے سرگام قریب ہی بیٹھا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
ایک ڈیڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سفید گھر کے سامنے رکی۔ زارا گاڑی سے اتر کر گھر کو دیکھتی ادھر نظر دوڑانے لگی جہاں آبادی زیادہ نہیں تھی۔ اسی طرح کے گھر کچھ فاصلے پر بنے تھے۔ زارا سانس کشی اندر کی طرف بڑھ گئی، پتلی روشنی چلتی دروازے تک آئی، پھر چابی سے دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئی۔ گھر اندر سے کشادہ اور صاف ستھرا تھا، ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی۔ زارا پوری گھر کو دیکھ کر پرسکون ہوتی ٹی وی لاؤنج میں آ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، جب قدموں کی آواز پر بری طرح ڈر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے۔ سرگام مایوس ہوتا بولتے ہوئے سے مقابل آیا۔ مجھے مر جانا چاہیے لیکن آپ کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے اچھا لگتا ہے۔ زارا نے سرمکھ لہجے میں معصومیت سے کہتے ایک قدم پیچھے کیا۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے زارا، تمہیں مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جب تم انجانے میں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ سرگام ایک ہی جیس میں چہرے کے قریب جھک کر دھیمی لہجے میں بول کر مسکرایا۔ ویل، تم بہادر ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری نظروں کا جو یہ خوف مجھے دیکھ کر آتے ختم ہو جائے، ورنہ تمہارا یہ خوف تمہاری جان لے لے گا۔ میں زندگی سے بھرپور زارا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ سرگام مسکرا کر بولتا پلٹ کر کچن کی طرف بڑھا۔ زارا جو سانس روکے سے سن رہی تھی لمبی سانس لیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی۔ سرگام فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر کون سی مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا اسے دیکھتی چکچکا کر بولی، زبردست، مجھے انسانی کھانا بہت پسند ہے، اور مٹھائی یہ تو ہم لوگوں کی سب سے پسندیدہ ہے۔ سرگام نے تیسرا پیس اٹھا کر مزے سے کھاتے ہوئے اسے بتایا، جو کب سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مٹھائی کے ایک پیس سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھایا تھا، اور وہ جن زیادہ لگاتار 3 کھائے پیس وہ بھی بڑے کھا چکا تھا۔ نہیں، آپ خود ہی کھائیں، جن کہیں گے۔ زارا نے آخری بات خود کلامی کے انداز میں کہی، لیکن سرگام سن چکا تھا۔ دھیرے سے مسکرا کر دیکھنے لگا جو جن کو دیکھ رہی۔ کیا بناؤں؟ یہ تم سوچو جب تک میں آتا ہوں۔ سرگام میں سے بولتا کچن سے نکل گیا۔ وہ اس کے سامنے کبھی غائب نہیں ہوتا تھا۔ زارا کی عشق اس کی پشت کو گھور کر دیکھتی فریج کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائی قالین پہ بیٹھی وہ سرگام کو کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا یہ شاید اس کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اس کے گھر برابر میں بیٹھا تھا۔ آپ سچ میں جن ہیں؟ زارا نے لبوں پر زبان پھیر کر دوسری بار اپنا سوال دہرایا۔ ثبوت دو۔ سرگام مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا۔ زارا تیزی سے اس سے دور ہونے لگی، جس نے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ ڈرپوک لڑکی! کیا میں ڈرپوک جن کے ساتھ اکیلے گھر میں رات کے وقت ساتھ بیٹھی ہوں، اور میں ڈرپوک؟ زارا کو ڈرپوک کہنے پر جانے پر صدمہ ہوا تو سرگام کا کام احساساتہ کہہ چھوٹ گیا۔ ہم تو بہت بہادر ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میں جو بھی ہوں یہ مت بھولنا کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ مجھ سے الگ ہونا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ سرگام چہرے کے نزدیک جھک کر سرسراتے لہجے میں بولتا اس کی جان نکال گیا۔ زارا اس کے اشارے میں کانپنے لگی، جو اس کی بات سے ڈر گئی۔ شی ریلیکس زارا۔ سرگام اس کی گال سلاتا اسے خود سے لگاتار پرسکون کرنے لگا، جو کچھ ہی دیر میں سینے سے لگی آنکھیں موند گئی تھی۔ زارا کے سوتے ہی سرگام گھر کو لاک کر کے چلا گیا۔ لاؤنج میں جلتی واحد مدم روشنی ایک دم بند ہوئی، جس کی وجہ سے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زارا ہموار گہری نیند میں سو رہی تھی جب کسی بچی کی رونے کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی۔ آہستگی سے آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد نظر دیکھنے ایک بار پھر خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی، لیکن کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جانے سرگام دیکھتے ہی اس کے ساتھ رہنے کی خواہش زور کیوں پکڑتی ہے، لیکن اس وقت خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ بری طرح کانپتے وہ لاک کو گھما رہی تھی۔ سرگام کون ہے یہاں؟ جاؤ کھولو۔ زارا روتے ہوئے چیخنے لگی۔ زارا موٹی بھاری آواز کے ساتھ قدموں کی آواز کمرے سے سنتے ہی اس کے اوسان ہوتے ہوئے دھڑام سے قالین پر گرتے ہی لاؤنج کی لائٹ کھلتے ساتھ ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے کا لاک کو بھی کھل گیا، جبکہ زارا بے ہوش دروازے کے سامنے ہی پڑی تھی۔ زارا جیسے ہی ہوش میں آئی خوف سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس نے جلدی سے ساتھ کھڑی ساتھی کو ڈاکٹر بلانے بھیجا، جبکہ وہ اسے زبردستی قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں سرگام، کہاں ہو تو؟ سرگام پلیز مجھے لے جاؤ، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ چھوڑو مجھے۔ نرس انجیکشن ڈاکٹر نے تیزی سے ہاتھ نرس کی طرف بڑھایا۔ چھوڑ دو مجھے، میرا شوہر تم سب کو چھوڑے گا نہیں۔ سرگام مجھے بچاؤ۔ انجیکشن لگتے ہی باقی کی باتیں اس کے منہ میں رہ گئی۔ زارا کے ہوش وہاں سے کھوتے ہی ڈاکٹر اور نرس پیچھے ہٹے۔ کون لایا تھا اسے؟ بلاؤ اسے۔ ڈاکٹر نرس کو کہتے کمرے سے نکلے۔ نرس ویٹنگ ایریا کی طرف آئے، جہاں ایک مرد کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ نرس کی آواز پر پلٹ کر اس نے نرس کی طرف دیکھا۔ اوکے۔ سرگام سر پر اسرار انداز میں دیکھتا سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ کون ہیں؟ پیشنٹ کے؟ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے چوڑے ہینڈسم مرد کو دیکھا۔ ہسبینڈ؟ سرگام گہری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا، جو جانتا تھا اس کی زارا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
ओह देखें, वो शदीद खौफ का शिकार हैं और ऐसा क्यों है ये आप ही बता सकते हैं। वो ठीक है। सरगाम ने डॉक्टर की बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। फिलहाल वो इसकी बकवास सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। डॉक्टर इसकी बात पर एकदम चुप हो गए। जी अब वो ठीक है, लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इससे कबल डॉक्टर अपनी बातों मुकम्मल कर सरगाम कुर्सी से खड़ा हुआ मुहासा किया, हाथ बढ़ा चुका था। डॉक्टर ने हजल होते ही इससे हाथ मिलाया। हम अपनी भाभी का ख्याल रखें, अच्छे से रखेंगे। आर्या की आवाज पर दोनों चौंके। सरगाम ने गुस्से से अपनी बहन को देखा, जो मुस्कुराकर बोलती दरवाजा खोलकर निकल गई। सरगाम गुस्से से लंबे लंबे डंक बढ़ता इसकी पीछे गया, जो जारा के कमरे की तरफ जा रही थी। सरगाम ने तेजी से इधर देखा तो कॉरिडोर इस वक्त खास सुनसान है। इससे कबल आर्या दरवाजा खोलती सरगाम तेजी से इससे दबोचे गायब हो गया। सरगाम भाई जान छोड़े हमें। आर्या खुद को इसके शिकंजे से आजाद करने की कोशिश करने लगी। कौन आया था तुम्हारे मेरे घर आर्या? सरगाम की आवाज पर आर्या काम करेगी। वो जानती थी सरगाम जितना अच्छा था इससे कहीं ज्यादा खतरनाक। हम नहीं बता सकते, छोड़े हमें। तुम जानती हो, मुझे सच बताओ वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। सरगाम की बदलती आवाज पर आर्या ने आंखों को सख्ती से बंद किया। ठीक है, हम बताते हैं, लेकिन हमारा यकीन करें, हम आपके लिए खुश थे हैं और रहेंगे। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मेरी ज़ारा परेशान हो रही होगी। सरगाम ने इसके बाल खींचकर घबराती हुई कहा। जब आर्या ने बोलना शुरू किया, सरगाम ज़ारा नींद में बड़बड़ाहट झटके से उठ बैठी। कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी। खुद पर ओढ़ी चादर को खींचकर सख्ती से समेट कर बैठी, आंखों को पूरी खोले चारों तरफ देखने लगी। जब पर्दे की दूसरी तरफ से बातों की हल्की हल्की आवाज आने लगी, ज़ारा को थोड़ी दास मिली कि वो कमरे में तन्हा नहीं है। दूसरी तरफ बेड पर शायद कोई मरीज है। ज़ारा ने अभी पैर सीधे करने के लिए हाथ उठाया ही था, जब सफ़ेद लिबास में नर्स को देखा, जो हाथ में पकड़े इंजेक्शन भर रही थी। क्या ज़ारा का हल्का खुश्क हो गया। औरतों की आवाज़ें आवाज़ आ रही थी। ज़ारा हिम्मत करती बेड से उतरकर हल्की की बल खींचती पूरे पर्दे को हटा दिया गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर ज़ारा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दूसरी तरफ बिस्तर खाली था। ज़ारा पागलों की तरह चीखती बाहर भागी। पूरा अस्पताल सुनसान था। इसकी टांगों से जान निकलने लगी। ज़ारा सरसराती खौफनाक आवाज़ कानों में बढ़ते ही वह गिरने लगी, जब किसी ने बिजली की रफ्तार में करीब आकर इसे थामा था। बीजान इसका ख्याल रखिएगा, मैं जब तक नहीं आ जाता इसे अकेला मत छोड़िएगा। सरगाम जो सच्चाई जानने के बाद अस्पताल आया था, ज़ारा को सबके सामने बिना दुपट्टे नंगे पैर चीखते हुए भागता देखकर सख्ती से हाथों को मुट्ठियों में कर रह गया। इसे देखकर पागल तस्वर कर रहे थे, जबकि सरगाम काला स्याह जो सरगाम को देखते ही गायब हुआ था। सब समझ गए थे इसकी माँ ज़ारा को इससे दूर करने के लिए कैसा भयानक खेल खेल रही है। सरगाम ने इसकी तरफ बढ़कर तेजी से इसे जमीन बोस होने से बचाया था। सरगाम ज़ारा ने बंद होती आंखों के साथ कहा था, जब इसने ज़ारा को खुद ने बेचा। आते जाते लोग तरहम भरी नजरों से सरगाम को देख रहे थे, जो बेहोश हुई ज़ारा को थामे खड़ा था। कुछ ही देर बाद ज़ारा को उठाए वो गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा रहा था। शम्स क्या खबर लाई हो? आलिया बेगम ने बोलते साथ घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन शम्स की जगह सरगाम और आलिया को देखकर गड़बड़ा गई। जब सरगाम के हुक्म पर दो आदमियों ने लाकर होते शम्स को घसीट कर अंदर लाकर वहीं छोड़ दिया, बाहर निकल गए। आलिया बेगम ने इसकी हालत देखकर अफसोस करने लगी। वालदा, मुझसे कहा होता ये सब करने की क्या जरूरत थी है? और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बात मान जाते? नामुमकिन, अपने कबीले को छोड़कर तुम्हें इंसान ही मिली थी। इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है जो आप इस तरह कर रही हैं? क्या आप भूल गई हैं वो एक इंसान है? सरगाम हैरत व बेयकीनी से आलिया बेगम से पूछने लगा। शम्स समुरान जख्मी हालत में बैठा था। सरगाम की नज़र शम्स से ज्यादा इसकी माँ की गलती थी, जिसकी सजा वह इन्हें छोड़कर देने का सोच रहा था। वही इंसान जो मेरे बेटे को इन लोगों से दूर कर रही है। तुम क्यों भूल रहे हो? तुम एक जिन हो। अपने कबीले के सरदार कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ये सब छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ, आखिरी बार मेरी बात को अच्छे से सुन और समझ लें। सदियों से जो चलता आ रहा है वह नहीं बदलेगा, लेकिन आप अपने बेटे को भूल जाएं। सरगाम सख्ती से बोलता जाएगा जनेगा, फिर शम्स के करीब रुका जुगा। यहाँ सिर्फ मेरी बात की अहमियत होनी चाहिए। शम्स सिर्फ मेरी तुम्हारी बच्चियों की वजह से इस बार माफ कर रहा हूँ। सरगाम खैदर दूसरी बार मौका नहीं देता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो जो शम्स की तरफ झुका खड़ा था, आलिया बेगम की आवाज़ पर गर्दन घुमा कर इन्हें देखा। वालदा, मैं ऐसा कर चुका हूँ, लेकिन याद रखिएगा यह सरगाम वेला और यहाँ रहने वाले मेरे हैं। सद लहजे में बोलता वो कमरे से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। रात के पहले सरगाम वापस आया। बीजान वापस वहीं बेड के साथ कुर्सी रखे बैठी थी, आहट पर अपनी जगह से खड़ी हुई। बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो आपको छोड़ देगा। सरगाम बीजान को बोलता ज़ारा की तरफ बढ़ा। जो हुक्म सरगाम साहब। बीजान सर हिलाती घर से निकल गई। सरगाम इनके करीब बैठा मशी से ज़ारा को देख रहा था, जो हमारा आंखें मूंदे पड़ी थी। सरगाम ने झुक कर इसकी पेशानी चूमी। अब कभी ऐसा नहीं होगा ज़ारा, तुम्हारे और मेरे बीच तीसरा कोई नहीं आएगा।
ہاتھ کی انگوٹھی سے اس کا گال سلا کر بولتا ہوا ایک بار پھر پیشانی پر لب رکھ چکا تھا۔ زہرا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس پر جھکا ہوا چہرہ لیے ایک نقش پر نرمی سے چھو رہا تھا۔ بہت بہادر ہو گئی ہو سرگام آہستگی سے بولتے ہوئے مسکرا۔ نہیں، مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی، زہرا نے بیٹھے گلے کے ساتھ کہتے اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھا، جس نے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں، سرگام نے بولتے ساتھ اس سے گلے لگا۔ زہرا نے مسکرا کر آنکھوں کو دوبارہ موند لیا۔ 2 دن بعد کیا آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ حاضر کی آواز پر زہرا جو کچن میں کھڑی سلاد بنا رہی تھی چونک کر پڑی، جہاں حاضر کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ضرور چھوٹے جنزاد، زہرا مسکرا کر سر ہلا کر جھولی رکھ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ خبردار رادک، ہماری بھابھی کو تنگ مت کرو، صرف ملوانے لائے ہیں تمہیں۔ آریہ کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا۔ آپ کیسی ہیں؟ زہرا اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ نہیں، میں بھی ساتھ آیا ہوں، شمس سرگام کے ساتھ ادھر ہی آتا مسکرایا تھا۔ آریہ نے گھور کر شمس کو دیکھا۔ ہم خود بھی آ جاتے، آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ جی بالکل، لیکن میری ہونے والی منگیتر ہیں، اس لیے میں ابھی سے اپنی ذمہ داری بخوشی نبھا رہا ہوں، شمس نے شرارت سے کہا۔ سرگام نے آریہ اور شمس کے رشتے کا اعلان کل ہی کر دیا تھا۔ سرگام کو اسی رات پتہ چلا تھا کہ آریہ جسے پسند کرتی ہے وہ ان کا کزن شمس ہی ہے۔ زہرا سرگام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حاضر نے ان کی نوک جھوک سے بیزار ہو کر زہرا کا ہاتھ تھاما اور کچن سے نکل گیا۔ سرگام اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا ہم چھٹی والے دن آپ سے ملنے آ جایا کریں؟ حاضر کے اس کے ساتھ گارڈن میں جھولے پر بیٹھا اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں امید سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور آ جایا کرو، زہرا نے مسکرا کر اسے جواب دیا جب سرگام کو ان کی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچو، ہم نے پوچھ لیا ہے، زہرا چاچی کو ہمارے آنے سے کوئی اعتراض نہیں، حاضر نے خوشی سے اسے بتایا۔ ہم لیکن میری بیوی کو بالکل تنگ مت کرنا، ہم وعدہ کرتے ہیں، حاضر نے جھک کر معصومیت سے وعدہ کیا۔ سرگام اور زہرا مسکرا دی۔ دونوں ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ زہرا اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا جبکہ سرگام اس کے ساتھ فضول سی مووی دیکھنے پر مجبور تھا۔ تمہاری یہ فلم کب ختم ہوگی؟ فضول کہاں ہے، اتنی اچھی ہے، میں نے آریہ کے ساتھ اس دن بھی دیکھی تھی، زہرا جو رومانٹک بولنے والی تھی۔ سرگام کو خود مسکراتا جھکتا دیکھ کر گھبرا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی بات بدل گئی۔ سرگام اس کے بات پتے پر ہاتھ ہٹا کر کہنے لگا کر اس سے پر جھکا تھا۔ ٹی وی خود بند ہو گیا، ساتھ ہی لاؤنج میں اندھیرا ہوتا چلا گیا۔ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا نہیں چھوڑوں گا۔ سرگام اسے اپنے ہتھیلی میں تھامے کھڑا تھا جو ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اچھا چھوڑوں تو دیتی تو ہوں جواب، زہرا مسکراہٹ دباتی شرم سے سرخ پڑتی۔ نہیں، میری طرف دیکھ کر کہو، سرگام ضدی لہجے میں بولا۔ بولتا اس کی پشت پر دیوار سے لگا چکا۔ زہرا نے سانس کھینچی، آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے اس جنزاد سے بہت محبت کرتی ہوں، زہرا نے شرما کر کانپتے لہجے میں اظہار کرتے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زہرا کے اظہار کرنے پر سرگام کی آنکھیں چمکی، پراسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ختم شد۔